हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट वीडियो थी मैंने उसमें पॉलिटिक्स की जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको अध्यक्ष के बारे में बताया था। तो इस क्लास में हम उपाध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है उपाध्यक्ष का, ऐसे ही है जैसे सेम हमारे अध्यक्ष जी थे ठीक इसी तरीके से उपाध्यक्ष हैं। बस कुछ चीज़ों का हेर फेर है, वो देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले देखते हैं, चुनाव की बात करते हैं, ठीक है। इसका चुनाव कैसे होता है तो देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई नई लोकसभा गठित होती है, मैंने आपको बताया था, ठीक है, उसमें सबसे पहला चुनाव तो किसका होता है, अध्यक्ष का होता है, ठीक है। जो हमारे प्रोटम स्पीकर हैं, प्रोटम स्पीकर कौन होते हैं वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया। तो वो जो है हमारे नए अध्यक्ष को चुनते हैं ना, और राष्ट्रपति उनकी तारीख निर्धारित करते हैं। तो उसके बाद क्या है, जैसे ही अध्यक्ष का चुनाव हो जाता है उसके ठीक बाद उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। कि चलो भाई अब एक अध्यक्ष चुन लिया गया है, अब एक उपाध्यक्ष और चुन लेते हैं। पता चला बाय चांस कभी कभी अध्यक्ष जी छुट्टी पे चले गए तो उनकी जगह पे कोई काम कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से उनके ठीक बाद जो है उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। उनके और जो जैसे अध्यक्ष के चुनाव की तारीख कौन निर्धारित करता है, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जो अध्यक्ष के चुनाव की तारीख है वो हमारे राष्ट्रपति जी निर्धारित करते हैं। जबकि जो हमारे उपाध्यक्ष हैं ना, इनके चुनाव की तारीख अध्यक्ष जी तय करते हैं, क्योंकि तब तक तो अध्यक्ष जी चुनाव हो चुका है, अध्यक्ष बन चुके हैं। तो वो क्या करेंगे, अब वो अपने मेंबर्स को देखेंगे, वो उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख तय करते हैं, और इस तरीके से जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ठीक है। तो ये तो पॉइंट हो गया चुनाव वाला, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ। देखिए, पद धारण करने की बात जहाँ तक है ना, पॉइंट नंबर 2 को अगर मैं देखूँ, पद धारण करने की बात है, तो देखिए ये तब तक अपना पद धारण करता है, मतलब जीवन पर्यंत पद रहता है। जब तक लोकसभा रहेगी तब तक इनका भी, जैसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष जी थे ना, जब तक लोकसभा है तब तक उनका पद भी है। बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जब तक लोकसभा है तब तक लोकसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। मतलब लोकसभा का जीवन जब तक है तब तक इनका भी कार्यकाल का भी जीवन है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पद धारण करने की बात, कब तक पद धारण करेंगे, ठीक है। तो अब बात आती है पद छोड़ने की, ठीक है। अच्छा, एक बार शपथ और देख लो। देखो, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है ना, ये अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं, ठीक है। जब ये चुने जाते हैं ना, जो कॉमन शपथ होते हैं ना मंत्रियों की, सभी की जो शपथ ली जाती है, जैसे ही जो भी नेता चुन के आते हैं, जब भी सरकार चुनी जाती है, जो शपथ तब ली जाती है ना, वही होती है जब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने गए, तो उनकी अलग से कोई शपथ नहीं है, ठीक है। तो अलग से कोई शपथ नहीं लेते ये लोग, ठीक है। अब आती है बात पद छोड़ने की। देखिए, पद तो इन्होंने धारण कर लिया है कि भाई जब तक लोकसभा रहेगी तब तक ये भी रहेंगे, ठीक है। अब छोड़ कैसे सकते हैं, ठीक है, ये इनको हटा भी सकते हैं या ये खुद भी हट सकते हैं क्या, ठीक है। तो देखिए, जैसे जो पॉइंट हमारे लोकसभा के अध्यक्ष के टाइम पे थे ना, मैंने आपको बताया था, एक तो पॉइंट नंबर 1 तो क्या था कि अगर वो सदन का सदस्य नहीं रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, अगर कोई भी नेता चुना जाता है, ठीक है, मान ली इलेक्शन में खड़े हो गए आप चुने, तो आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। अगर आपने 6 महीने के अंदर अंदर सदस्यता नहीं ली तो आप जिस भी पद पर हैं या जिस भी ओहदे पर आपको बिठाया गया है, ठीक है ना, उससे आपको रिजाइन करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपसे छीन लिया जाएगा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि आपको सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आप सदन के सदस्य ही नहीं रहे तो फिर आप लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी नहीं रहेंगे, ठीक है। ये सब के ऊपर लागू है, सबके ऊपर, ठीक है ना, पूरे की पूरी सरकार के ऊपर लागू है। अच्छा, दूसरी बात ये आती है कि ये खुद अपना त्याग पत्र दे दें, ठीक है। अब जो हमारे ये अध्यक्ष जी किसको त्याग पत्र देंगे, ये अध्यक्ष देखो किसको त्याग पत्र देते थे, उपाध्यक्ष को, मैंने बताया था ना, वो अपने हस्तलिखित जो त्याग पत्र है वो देते थे उपाध्यक्ष को, और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र देगा, अपना रिजाइन देगा किसको, अध्यक्ष को, ठीक है। पिछली क्लास को रिलेट करके देखना, ज़्यादा कुछ हेर फेर नहीं है, बस उतना ही है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा पॉइंट एक और था कि क्या इनको, अभी तो देखो इन्होंने खुद त्याग पत्र दिया है या फिर इनकी सदन की सदस्यता खत्म हो गई, ठीक है, लेकिन क्या इसके अलावा किसी और कारण से इसको हटाया जा सकता है। तो देखिए, जब भी लगेगा ना कि भाई ये सदस्य हमें नहीं लग रहा ठीक है, इसको हटाना चाहिए, तो लोकसभा के सदस्य क्या करेंगे, वो अपने तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करेंगे, ठीक है। वही जैसे अध्यक्ष के टाइम पे करते हैं, उससे पहले वो एक संकल्प प्रस्ताव लेके आएंगे 14 दिन पहले कम से कम, और उसको नोटिस जारी करेंगे, ठीक है। 14 दिन में इनको अपना जवाब देना होगा, जिस भी मुद्दे पर उनसे रिजाइन मांग रहे हैं, अगर नहीं दे पाए हैं या फिर संतुष्ट नहीं कर पाए वो लोगों को, तो इनको अपना त्याग पत्र देना होगा, ठीक है। तो
क्वेश्चन क्या बना, क्वेश्चन ये बना कि जो तत्कालीन सदस्य है ना उसके बहुमत से, मतलब ठीक है, जो उस टाइम पे उपस्थित हैं तत्कालीन सदस्य हैं उस बस वो अपना बहुमत करके इनको हटा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर 2/3 बहुमत की बात नहीं कही है, यहाँ पर तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से बात की गई है। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, हाँ अब बात आती है कि इनके कार्य की, कि ये काम क्या करते हैं। ठीक है भाई, चुने क्यों गए उपाध्यक्ष जी, तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमारे अध्यक्ष जी अगर बाय चांस अध्यक्ष जी को जो है ना उन्होंने खुद से त्यागपत्र दे दिया या फिर उनको भी हटा दिया गया, या उनके साथ भी ऐसे ही होगा कि वो सदन की सदस्यता छीन ली किसी भी वजह से, या फिर वो बीमार है या फिर किसी और कारण की वजह से वो अपने पद पर नहीं बैठे हैं। ठीक है, वो मीटिंग अटेंड करने नहीं आए, वो लोकसभा के जो अध्यक्ष का कार्य है वो करने में सक्षम नहीं है अभी। ठीक है, तो क्या करेंगे, उनके कार्यों को ये उपाध्यक्ष जी करते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तो जो अध्यक्ष है उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष काम करता है। ठीक है, और चाहे देखिए अगर ये अनुपस्थिति हो या फिर उनके पद से उनका पद खाली हो। ठीक है, दोनों बातों में फ़र्क है, एक तो पद खाली है, ठीक है, मतलब है ही नहीं बिल्कुल ही उस पद पे, और एक ये है कि बीमार हो गए या किसी और काम से बाहर गए हुए हैं। ठीक है, तो या तो पद खाली है या फिर अब्सेंट है। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में क्या करेंगे, उपाध्यक्ष जी काम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा एक बात और देखो, अगर मैंने बताया था ना कि संयुक्त बैठक होती है, अगर किसी भी मुद्दे पर राज्यसभा और लोकसभा में आपस में बात नहीं बैठ पा रही है, ठीक है, कोई बिल पारित करना है लेकिन दोनों अड़ी हुई हैं, तो ऐसे मुद्दों को सुलझाने के लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ठीक है, आर्टिकल 108 के तहत। तो उसके अध्यक्ष मैंने आपको बताया था, संयुक्त बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और उन्हीं का डिसीजन जो है ना फाइनल डिसीजन होता है, अंतिम डिसीजन होता है उस बिल के ऊपर, जो वो निर्णय लेंगे वही बहुमत मान्य होगा। ठीक है, तो जब संयुक्त बैठक में अगर वो बाय चांस नहीं आ पाए और ऐसा कुछ मुद्दा हो गया कि संयुक्त बैठक बुलानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसमें भी हमारे लोकसभा उपाध्यक्ष पीठासीन हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कुल मिला के बात ये है कि अध्यक्ष जो काम करता है अगर वो अपने पद से अब्सेंट है या फिर उनका पद खाली है तो ये उसके काम के लिए इनको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और बता दूं मैं यहाँ पर, जो उपाध्यक्ष है ना वो अध्यक्ष के अधीन नहीं होता। ये मत समझ लेना कि जो उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के नीचे काम करता है, नहीं, ये दोनों क्या है, अपनी संसद के प्रति उत्तरदायी हैं। ठीक है, दोनों के दोनों संसद के प्रति उत्तरदायी है, एक दूसरे के अधीनस्थ नहीं है ये। ठीक है, बस अपना अपने पद पर बैठे हुए अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा एक ना विशेषाधिकार है हमारे उपाध्यक्ष के पास। ठीक है, अब वो विशेषाधिकार देख लेते हैं क्या है। देखिए जब कभी भी किसी संसदीय समिति का इसको सदस्य बनाया जाता है ना, तो वो ये खुद पे खुद ही उस समिति के सभापति बन जाते हैं, समझे। देखिए जो संसद है ना, संसद में कौन बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं। अभी मैं आपको कभी बताऊंगी संसदीय समितियां क्या होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मोटा मोटा सा देख लेते हैं। देखिए जो संसद है ना, जो भी कानून पारित करती है, अब देखिए हमारे कुछ नेता तो पढ़े लिखे होते हैं, कुछ अनपढ़ होते हैं, लेकिन इनको इतनी नॉलेज थोड़ी है कि ये सारे कानून बना लेंगे खुद से। तो ये लोग तो इलेक्शन जीत के आते हैं और पद पे बैठते हैं। ठीक है, इनके काम के हेल्प करने के लिए कुछ तो वो समितियां बनाई जाती हैं। ठीक है ना, जो भी क्या करते हैं कानून, भाई ये हर डिपार्टमेंट से पूछेगी कि क्या चीज़ चाहिए, क्या पूरी रणनीति पूरी की पूरी पॉलिसी वो लोग ही तैयार करते हैं। ठीक है, और उसको लागू करवाते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से जो संसदीय समितियां हैं वो हमारे नेताओं की या फिर संसद के सदस्यों की हेल्प करती हैं काम करने में। ठीक है, क्योंकि इनको कानून की पेचीदगियों का कुछ भी समझ नहीं होती ना, तो इस तरीके से। तो अब बहुत सारी समितियां होती हैं, ठीक है ना, प्राक्कलन समिति होगी, ठीक है, लोक लेखा समिति होगी। अब ये समितियां हैं क्या, अब बस थोड़ा मोटा सा मैंने आपको बताया, डिटेल में जब हम लोग लोकसभा की समितियाँ पढ़ेंगे ना तो वो अलग से टॉपिक है, मैं उसमें पूरी डिटेल से आपको सारी समितियाँ कराऊंगी, किसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है ना, किसका क्या काम होता है, A to Z हम अलग से करेंगे। ठीक है, बस यहाँ पर इतना देख लो कि अगर किसी समिति में ये मेंबर बन गए हैं, ठीक है, लोकसभा के उपाध्यक्ष जी किसी समिति में गए, ठीक है, और ये वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो अगर ये किसी भी समिति के सदस्य बने तो उसके सभापति ये खुद पे खुद बन जाएंगे। ठीक है, उसके सभापति खुद पे खुद बन जाएंगे, ये इनके पास विशेषाधिकार है। ठीक है, अच्छा अब देख लेते हैं मतदान। ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसा होगा कि अध्यक्ष की तरह ये जो हमारे उपाध्यक्ष भी हैं ये पीठासीन है, ठीक है, मतलब ये अध्यक्ष की सीट पे बैठे हुए हैं, तो उस टाइम पे ये बिल्कुल अध्यक्ष की तरह काम करेंगे, मत बराबर होने की स्थिति में ही वोट डाल लेंगे। ठीक है,
लेकिन जब अध्यक्ष मीटिंग में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, तो उस टाइम पे ये नॉर्मल सदस्य की तरह काम करेंगे, कार्यवाही में भाग भी लेंगे, अपना वोट भी देंगे, ठीक है ना। ये सारे काम बिल्कुल एक नॉर्मल सदस्य की करेंगे, जैसे बाकी सदस्य होते हैं लोकसभा के, ऐसे ही ये काम करेंगे। लेकिन जब भी ऐसा होगा कि ये लोकसभा के अध्यक्ष की जगह पे बैठे हुए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे ये उसी तरीके से रिएक्ट करेंगे, काम करेंगे जैसे अध्यक्ष जी करते थे, ठीक है। और हमारे अध्यक्ष क्या करते हैं, हमेशा वोट बराबर होने की स्थिति में अपना वोट डालते हैं, और ताकि बहुमत दिलाया जा सके किसी भी मत को, ठीक है। जब भी ये होगा कि वोट बराबर पड़ रहे हैं, तो वो अपना मत दे के किसी भी पक्ष को जो है उसको डिसीजन को फाइनल करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इनका मतदान। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, हाँ, ये वेतन भत्ते और देख लेते हैं। 8 पॉइंट हमारा वेतन और भत्ते। देखिए, अध्यक्ष हो या फिर उपाध्यक्ष हो, इन सभी के वेतन भत्ते भारत की जो संचित निधि है ना, उसमें निर्धारित होते हैं। अब ये संचित निधि है क्या, ये अलग से टॉपिक है, मैं उसमें बताऊंगी आपको। अभी इतना मतलब समझ लो कि संचित निधि पे भारित होने का मतलब बेसिकली इतना लगा लो कि सरकार अपनी जैसे सरकार अगर चाहे तो खुद से इनके वेतन और भत्ते इनके कार्यकाल के दौरान जो है कम या ज़्यादा नहीं कर सकती। बाय चांस मान लीजिए, ठीक है, कोई भी अध्यक्ष है, अगर उसकी जो वेतन और भत्ते हैं वो सरकार के हाथ में होते, तो क्या करते, हर कोई अपना जो है अपना उस सरकार के फेवर में रहता, हर कोई निष्पक्ष थोड़ी रहता। क्यों? क्योंकि सरकार फिर उनको ज़्यादा सैलरी देती, ज़्यादा वो देती, ठीक है। तो इनके वेतन और भत्ते जो हैं वही फिक्स रहेंगे, ना तो बढ़ाए जाएंगे और ना ही घटाए जाएंगे। और वो कहाँ से मिलेंगे, इनको भारत की संचित निधि से मिलेंगे। ऐसा इसलिए किया गया ताकि ये लोग अपना जो डिसीजन है वो निष्पक्ष तरीके से ले सकें, ठीक है, सरकार के बहकावे में ना आए, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया गया था। अच्छा, अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, जो 10वीं लोकसभा तक ना, जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही जो विजेता पक्ष होता था, जो सत्ताधारी दल होता था ना, ठीक है, जो बहुमत की सरकार है, उससे चुने जाते थे। लेकिन फिर जो है ना 11वीं लोकसभा में ये बात मानी गई कि भाई जो अध्यक्ष होगा वो तो सत्ताधारी दल से होगा, ठीक है, और जो उपाध्यक्ष होगा ना वो विपक्षी दल का होगा, ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है ना। तो विपक्ष से भी तो कोई ना कोई बैठना चाहिए ना, ताकि कानूनों की आलोचना कर सके, बात कर सके, ठीक है। तो 10वीं लोकसभा तक तो दोनों सत्ताधारी दल से होते थे। 11वीं लोकसभा से क्या हो गया है, अध्यक्ष सत्ताधारी दल के हो गए हैं और उपाध्यक्ष जो है हमें विपक्ष से चुनना पड़ता है, ठीक है। तो ये बातें थी हमारी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामयिक अध्यक्ष, ठीक है। ये सामयिक अध्यक्ष कौन होता है, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है कई बारी। तो देखिए, जब भी नई लोकसभा चुनी जाती है, तो मैंने आपको बताया था कि पिछली लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो नई लोकसभा के चुने जाने से ठीक पहले दिन तक क्या करते हैं, पहली बैठक तक जो है अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। वो पहली बैठक तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो उसमें से क्या करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी, क्या करते हैं, अब देखिए नई लोकसभा का तो कोई भी सदस्य नहीं चुना गया है, किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको अध्यक्ष नहीं बनाना है, उनको शपथ भी दिलवानी है, तो ये काम भी तो कोई ना कोई करेगा ना। तो ये काम हमारे राष्ट्रपति लोकसभा के जो पिछली लोकसभा है उसका सबसे वरिष्ठ सदस्य को ढूंढते हैं और उसको ये काम सौंपते हैं। देखिए, बेसिकली ये है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य है उसको दिया जाएगा, ठीक है। पहले तो क्या होता था, अपनी मन की मर्जी से किसी को भी चुन लेते थे, बट फिर एक चीज़ मेंशन की गई कि जो वरिष्ठ सदस्य है उसको ये काम सौंपा जाए कि जो नई लोकसभा बनी है वो उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो है चुने और उनको जो है शपथ दिलवाए, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये लोकसभा के जो सदस्य चुने जाते हैं उसी टाइम पे ही शपथ लेते हैं, उस पद के लिए अलग से शपथ नहीं ले रहे हैं। जो भी लोकसभा के सदस्य हैं ना, सबको शपथ दिलवाएंगे ये, ठीक है। कौन दिलवाएगा, जो वरिष्ठ सदस्य बना है ना वो, ठीक है। और वही जो है फिर उनके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी चुनवाएगा अकॉर्डिंग टू राष्ट्रपति। और उसके बाद जो है इनका पद जो अल्पकालिक है, क्योंकि ये पिछली लोकसभा के हैं, ठीक है। तो जैसे ही नई लोकसभा गठित हो जाएगी उसके अध्यक्ष उपाध्यक्ष सब चुने जाएंगे, तो इसका पद खुद पे खुद खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझ आ गया सामयिक अध्यक्ष कौन है। ये तो हमने बात की लोकसभा के सदस्यों के बारे में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी राज्यसभा के बारे में। जैसे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से राज्यसभा में भी राज्यसभा के सभापति हैं और उपसभापति हैं, ठीक है। देखिए, जो राज्यसभा के सभापति होते हैं ना, वही हमारे उपराष्ट्रपति भी होते हैं, ठीक है। और इसीलिए चूंकि ये उपराष्ट्रपति हैं, इसलिए सभापति के रूप में काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, और देखिए एक बात और,
इनको तभी हटाया जा सकता है इनके पद से जैसे जिस रीति से उपराष्ट्रपति के हटाया जा सकता है, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि जैसे लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को जो शक्तियाँ प्राप्त है वही सेम इनको भी प्राप्त है, ठीक है। तो सिचुएशन सेम ही है। अब जो मेन क्वेश्चन जो बनता है ना उसके बारे में बात कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं कि ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो लोकसभा के लोकसभा के अध्यक्ष के पास तो है किंतु राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है, ठीक है। तो देखो, जब मैंने पिछली वीडियो में बताया था तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो क्या डिसाइड करते हैं कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का जो लास्ट डिसीजन है वो लोकसभा का अध्यक्ष देता है, ठीक है। कोई भी विधेयक है तो अब धन विधेयक है नहीं, ये बात वही फाइनल करेंगे कि ये विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं है, ठीक है। और ये शक्ति सिर्फ लोकसभा के अध्यक्ष के पास है और किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये शक्ति राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है, ठीक है। हम उन दो शक्तियों की बात कर रहे हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के पास है और राज्यसभा के सभापति के पास नहीं है। बाकी सारी शक्तियाँ तो इनकी सेम है, ठीक है। दूसरी पावर ये है कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो संयुक्त बैठक का पीठासीन अधिकारी होता है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हमेशा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो कि वो उपस्थित नहीं है तब लोकसभा का उपाध्यक्ष कर देगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति या उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। ये दो मेन पावर आप देखना, एक तो धन विधेयक वही बताएंगे कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ठीक है। और दूसरी बात, ये संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सिर्फ लोकसभा वाले करेंगे, ठीक है, राज्यसभा वाले नहीं करेंगे, ठीक है। ये दो मेन डिफरेंस हैं, इनको याद रखना, बाकी सारी पावर सेम होती हैं, ठीक है। अच्छा, जो सभापति है ना वो सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता, मत बराबर होने की स्थिति में मत देता है, ठीक है। देखिए, जो अध्यक्ष होता है मैंने आपको बताया था वो तो सदन का सदस्य होता है, चूंकि ये उपराष्ट्रपति है। जो हमारे सभापति हैं वो खाली सभापति नहीं हैं, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति हैं। और अगर वो उपराष्ट्रपति हैं तो वो किसी भी सदन के सदस्य कैसे हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो उनको तो मतलब अलग रहना पड़ेगा ना इन चीज़ों से, ठीक है। तो क्या है, जो अध्यक्ष के विपरीत जो सभापति है वो सदन का सदस्य नहीं होता, परंतु अध्यक्ष की तरह ये जो जैसे अध्यक्ष है वो पहली बार में वोट नहीं डालता है। मैंने आपको बताया था अध्यक्ष कब अपना वोट देगा, जब उसको लगेगा कि दोनों के दोनों दल जो हैं वो पक्ष और विपक्ष हमेशा किस पे आके टिक गए हैं, वो 50-50% पे आके सिचुएशन टिकी है, ठीक है। तो वो हमेशा अपना फाइनल वोट देगा, ठीक है। मत बराबर होने की स्थिति में वो निर्णायक वोट डालेगा अध्यक्ष, ऐसे आम सिचुएशन में वो अपना वोट नहीं देगा, ठीक है। तो इसी तरह सभापति भी हैं, ठीक है। ये भी क्या करते हैं, ये पहली बार में वोट नहीं डालते, तभी वोट देंगे जब 50-50 की सिचुएशन हो, ठीक है। अच्छा, एक सिचुएशन और है यहाँ पर जो अलग करती है। देखिए, जब भी किसी लोकसभा के अध्यक्ष को जो है उसके पद से हटाने के लिए कोई संकल्प विचाराधीन होता है तो मैंने आपको बताया कि वो पीठासीन नहीं होगा उस टाइम पे, ठीक है ना। वो अध्यक्ष के पद पे नहीं बैठेगा, नॉर्मल चेयर पे आके बैठ जाएगा और वोट भी डाल लेगा अपने खिलाफ। जो वो संकल्प है उसमें वोट भी डाल लेगा, वो अपने लिए वोट डाल लेगा, ठीक है। लेकिन जो सभापति है अगर उनको हटाने का कोई विचार चल रहा है ना तो सभापति को ये पावर नहीं है कि वो अपने लिए वोट डाल सके। आप समझे सिचुएशन को। देखिए, जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको ये पावर दी गई है कि वो सभा जब भी उनको हटाने के लिए कोई मीटिंग बुलाई गई है और वोटिंग हो रही है तो वो उस मीटिंग में आ सकते हैं, वो बैठेंगे भी, बोलेंगे भी, अपना मत भी देंगे और अपना पक्ष भी रखेंगे। बस वो एक काम नहीं करेंगे, वो उस दिन लोकसभा की अध्यक्षता नहीं करेंगे, ठीक है, वो लोकसभा को लीड नहीं करेंगे उस दिन। लेकिन जो सभापति है उनके पास ये पावर नहीं है, समझिए। और जैसे ठीक हमारे जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं उनके जो वेतन और भत्ते थे, जितने भी थी, जो भी सैलरी थी, उनकी संचित निधि पर भारित थी, ठीक है, भारत की संचित निधि पर। ठीक इसी तरीके से हमारे राज्यसभा के उपसभापति और सभापति दोनों की जो वेतन और भत्ते हैं वो भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अब देखिए, जो उपसभापति की बात जब हो रही है राज्यसभा के, तो मैंने आपको बोला कि ये उपराष्ट्रपति भी हैं और उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्य के रूप में काम नहीं करता है, सभापति के रूप में काम नहीं करता। ये
ये इसका काम क्या है, फिर ये पद बनाया क्यों गया। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठना चाहिए कि भाई जब ये सभापति के रूप में ये कुछ काम करता ही नहीं है तो इसको बनाया क्यों गया है, ठीक है ना। ये पद ही क्यों बनाया, ये पद इसलिए बनाया है कि कभी अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है, बाई चांस किसी विदेशी दौरे पे गए हैं, ठीक है, या फिर कोई और काम है, या फिर बीमार हो गए हैं, या उनका पद खाली है, तो ये उनकी जगह पे काम करता है, ठीक है। जब भी राष्ट्रपति ऐसे ही अनुपस्थित हो या फिर रिक्त स्थान हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की जगह काम करेगा। और उस टाइम पर जब भी ये राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे होंगे ना, तो इनको वेतन और भत्ते दोनों राष्ट्रपति की तरह ही मिलेंगे, ठीक है। इनको जितनी भी फैसिलिटीज है ना वो सारी की सारी राष्ट्रपति वाली मिलेंगी उस टाइम पे, समझ गए आप। और जब राष्ट्रपति है, देश में ही है और अपना काम कर रहे हैं, तो ये राज्यसभा के सभापति के रूप में आराम से रहेंगे, ठीक है, नॉर्मल सदस्य के रूप में रहेंगे अपना, ठीक है। अच्छा, बिल्कुल। अब हम उपसभापति के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। राज्यसभा के उपसभापति, तो राज्यसभा के जो सदस्य है वो अपने बीच में से ही जो है उपसभापति को चुनते हैं, ठीक है। और जब किसी भी कारण से उनका स्थान जो है रिक्त हो जाता है तो राज्यसभा के सभापति जो है अपने बीच में से ही चुन लेते हैं, ठीक है। अब ये भी ठीक जैसे उपाध्यक्ष थे ना, मैंने आपको बताया था वो 3 तरीके से अपना जो है पद खाली कर सकते थे, छोड़ सकते थे। वही 3 चीज़ें यहाँ पर है। देखिए, यदि राज्यसभा से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाए, ठीक है, यदि वह सभापति को अपना लिखित इस्तीफा दे दे, और तीसरी बात है यदि राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत के द्वारा उसको हटाने का प्रस्ताव पास हो जाए। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव 14 दिन के पूर्व नोटिस के बाद ही दिया जाता है। ये सेम सिचुएशन लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए थी, ठीक है, बस वहाँ पर राज्यसभा की जगह लोकसभा था, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको देखिए 14 दिन पहले नोटिस जारी करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर, ठीक है। आप बिना नोटिस जारी किए नहीं कर सकते। जो उपसभापति है वो सदन में सभापति का पद खाली होने पर सभापति के रूप में काम करता है और सभापति की अनुपस्थिति में वह बतौर सभापति के रूप में काम करता है, ठीक है। और इस बात पर बल दिया जाना है उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं, बिल्कुल ठीक। देखिए वैसे ही है बिल्कुल, अगर सभापति जी नहीं है तो उनकी जगह पे ये काम करेगा, ठीक है, उनके लिए काम करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना उसके अधीनस्थ नहीं है। ये जैसे वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी थे ना लोकसभा के उपाध्यक्ष, ऐसे ही जो राज्यसभा के उपसभापति हैं वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि उपसभापति सभापति के अधीनस्थ नहीं होता है बल्कि वह राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ऐसे नहीं आप सोचने लगो कि इसके अंडर में काम करता है तो इसके अंडर में काम नहीं करता है, ठीक है। देखिए, और अब बात कर लेते हैं वोटिंग की, तो वही होगा भाई। देखिए, सभापति की तरह ही उपसभापति भी सदन की कार्यवाही के दौरान पहले मत नहीं दे सकता। दोनों ओर से बराबर वोट पड़ने पर ही वह निर्णायक वोट डाल सकता है, ठीक है। और जब उसे हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होता है तो वो पीठासीन नहीं होता है भले ही वह सदन में उपस्थित भी हो, ठीक है। तो ये तो होगा ही ना भैया, अगर तुम खुद ही पीठासीन हो जाओगे तो तुम्हें कौन हटा पाएगा, कोई भी नहीं हटा पाएगा, ठीक है। और जब सभापति राज्यसभा की अध्यक्षता करता है तो उपसभापति एक साधारण सदस्य की तरह होता है। वह बोल सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और मत भी दे सकता है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी ये होगा कि सभापति अपना काम कर रहे हैं तो ये नॉर्मल सदस्य की तरह बिहेव करेगा। ये कार्यवाही भी काम भी करेगा, अपना वोटिंग भी डाल लेगा, ठीक है, अपना भाग भी लेगा मीटिंग्स वगैरह में जैसे लोकसभा के उपाध्यक्ष जी कर रहे थे। और जब ये होगा कि लोकसभा के सभापति नहीं है किसी काम से तो ये उनकी जगह पे काम करेगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही हमारे ये जो हैं दोनों सदन हैं, ठीक है ना, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अपने सचिवालय भी होते हैं, ठीक है। दोनों के अलग अलग सचिवालय हैं, उनका अलग अलग स्टाफ है, ठीक है। एक जो स्थायी अधिकारी है वो उनकी अध्यक्षता करता है, उनका काम करता है और उसको जो है सदन ही नियुक्त करता है, ठीक है। देखिए, जो लोकसभा का सचिव होगा, ठीक है ना, सचिवालय का जो मुख्य महासचिव होगा, देखिए किसी भी सचिवालय के जो मुखिया होता है उसको बोला जाता है महासचिव, ठीक है ना। तो उस महासचिव को कौन चुनेगा, उसी सदन के लोग चुनते हैं, ठीक है ना। जैसे लोकसभा के लिए तो लोकसभा के लोग चुनेंगे, राज्यसभा के लिए राज्यसभा के लोग चुनेंगे, ठीक है। तो इन दोनों का बेसिकली ये पृथक पृथक जो क्या होते हैं सचिवालय होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सदन के नेता की, ठीक है। सदन का नेता कौन होता है। देखिए, लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री, ठीक है। मतलब जो विजेता सरकार है ना, जो चुन के आई है सरकार, उसको बोलते हैं सदन का नेता, ठीक है। मेनली तो जो उसके लीडर होते हैं वही होते हैं सदन के नेता। और लीडर कौन होंगे भाई, प्रधानमंत्री होते हैं अपनी सरकार के, तो ठीक है। और विपक्ष का नेता किसको बोला जाता है, जो
जो हारने वाली पार्टियों में भी जो सबसे बड़ी पार्टी होगी, मतलब हारने में जो विजेता सरकार है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पर सरकार आती है उसको विपक्षी पार्टी बोला जाता है। ठीक है, हारने वाली पार्टियां तो बहुत सारी होती हैं, बट जो विजेता के बाद जिसको सेकंड नंबर पर वोट मिलती है ना, तो उसको विपक्षी पार्टी बोलते हैं। अब उस विपक्षी पार्टी का जो लीडर होता है उसको विपक्ष का नेता बोलते हैं। ठीक है, तो सदन का नेता तो हो गया जो सरकार का नेता है, ठीक है, जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है। और सरकार को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री। तो लोकसभा के नियमों के तहत सदन का नेता का अभिप्राय है प्रधानमंत्री, यदि वह लोकसभा का सदस्य है, या प्रधानमंत्री के द्वारा सदन का नेता के रूप में। और अगर ये लोकसभा के सदस्य नहीं है तो मान लो कि कोई भी प्रधानमंत्री है वो राज्यसभा का सदस्य है। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना कि सिर्फ लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री बन सकता है। बाई चांस वो राज्यसभा से आए तो वो अपनी जगह किसी और को सदन का नेता बना सकते हैं। ठीक है, मनोनीत भी कर सकते हैं। तो देखिए, या प्रधानमंत्री के द्वारा सदन का नेता के रूप में मनोनीत कोई मंत्री जो लोकसभा का सदस्य हो। राज्यसभा में भी एक सदन का नेता होता है, वह मंत्री होता है, और राज्यसभा का सदस्य भी जिसे प्रधानमंत्री के द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह संसदीय कार्य निष्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, उसे उपनेता मनोनीत किया जाता है। इसी तरह का कार्य करे अमेरिका में बहुमत का नेता बोला जाता है। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर सदन का नेता है उसको अमेरिका में बहुमत का नेता बोला जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है विपक्ष का नेता। ठीक है, विपक्ष का नेता मैंने आपको बता ही दिया है। संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है। ठीक है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य कुल सदस्य के 10वें हिस्से के करीब होने चाहिए। इतनी संख्या पर ही उसको विपक्ष का नेता। देखिए, अगर 10वें हिस्से के बराबर नहीं होगी ना तो मतलब विपक्ष की उपाधि मिलेगी ही नहीं। ठीक है ना, विपक्ष में बैठने के लिए भी आपको वोट मिलने चाहिए। ऐसा नहीं कि 0 वोट मिले हैं किसी को और विपक्ष में जाके बैठ गया, तो तब आप विपक्ष में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, अब विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है भाई। देखिए, बाई चांस मान लीजिए सरकार गिर गई, तो अब सरकार में आने के लिए कोई ना कोई तो बैठा होना चाहिए ना, तो विपक्ष हमेशा इसमें बैठा रहता है। ठीक है ना, दूसरी बात, सरकार कोई भी काम कर रही है तो वो उसकी उचित आलोचना भी करेंगे, हमें बताएंगे कि ये इस कानून में यहाँ पर गलती कर रहे हैं। ठीक है ना, उनके। और दूसरी बात, एक वैकल्पिक सरकार देते हैं वो। ठीक है ना, विपक्ष का मतलब होता है वैकल्पिक सरकार। अगर सरकार गिर गई है तो फिर वही लोग आएंगे चुन के। ठीक है, तो संसदीय व्यवस्था में विपक्ष का नेता महत्वपूर्ण भूमिका वाला होता है। उसका मुख्य कार्य सरकार के कार्यों की उचित आलोचना और वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करना होता है। ठीक है, और इस पद को इंडिया में कब इंपॉर्टेंस मिली है? 1977 में मिली है। ठीक है, 1977 में। और अमेरिका में इसको अल्पसंख्यक नेता बोला जाता है, जो ब्रिटेन में इसको शैडो कैबिनेट या फिर छाया मंत्रिमंडल कहा जाता है। ठीक है, आइवर जेनिंग्स जो है विपक्ष के नेता को वैकल्पिक प्रधानमंत्री ही मानते हैं। ठीक है, मतलब अगर प्रधानमंत्री की सरकार गिर गई है तो जो विपक्ष में बैठा हुआ नेता ना, तो वो वैकल्पिक प्रधानमंत्री ही उसको मानते हैं। देख लो आप, इतनी इंपॉर्टेंस है विपक्ष के नेता की। ठीक है, आज की क्लास का लास्ट पढ़ लेते हैं हम, व्हीप या सचेतक किसको बोलते हैं। ठीक है, व्हीप या सचेतक क्या होता है? देखिए, दोनों सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, इन दोनों के अपने अपने व्हीप होते हैं। इनका काम ये है कि जब भी मीटिंग बैठे, लोकसभा की बैठे या फिर राज्यसभा की बैठे, जब भी इनकी मीटिंग बैठती है, ठीक है, तो ये अपनी अपनी पार्टी के जो है ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यों को जो है उपस्थित होने के लिए वहाँ पर मजबूर करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मंत्री चुन के बैठे हैं, अपना जा रहे हैं छुट्टी मनाने के लिए, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा है, ठीक है, कोई कनाडा में बैठा है, मजे ले रहा है। ठीक है, तो उनको बाउंड्री में रखा जाता है, एक दायरे में रखा जाता है कि आपको, अब देखिए, अब किस ये मुद्दा है, हमें कोई भी बिल पारित करवाना है, तो वो अपनी पार्टी के सदस्यों को बुलाएगा कि तुम्हें आना है, वोटिंग करनी है, ये करना है, तो उनको उनके काम के लिए जो है ना वो याद दिलाता है। तो यही उसका काम होता है मेनली। ठीक है, देखिए, अब जो है, देखिए, जो भी है, यद्यपि सदन के नेता और विपक्ष के नेता का पद संविधान में उल्लिखित नहीं है। एक चीज़ और, जो सदन का नेता है और विपक्ष का नेता, वो संविधान में तो नहीं बताया, लेकिन जो सदन के नियम और संसदीय संविधि है ना, उसमें इनको लिखित किया गया है। लेकिन जो व्हीप शब्द है ना, सचेतक, ये तो किसी में भी नहीं है, ना तो इसको संविधान ने बताया है, ना ही सदन के नियमों में इसका उल्लेख है, और ना ही संसदीय संविधि में बताया गया है। ये संसदीय सरकार की परंपराओं पर आधारित है। ठीक है, खुद से जो राजनीतिक दल होते हैं वही अपना व्हीप चुनते हैं। ठीक है, प्रत्येक राजनीतिक दल का, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में, सदन में अपना व्हीप होता है। उसे राजनीतिक दल के द्वारा सदन के सहायक नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह अपने पार्टी के नेताओं को बड़ी संख्या में सदन में उपस्थित रखे और संबंधित मुद्दे के पक्ष या खिलाफ पार्टी का सहयोग करे। वह सदन के सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है। सदस्यों के लिए माना जाता है कि वे व्हीप के निर्देशों का पालन करेंगे, अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई उन पर की जाएगी। ठीक है,
तो ये थे हमारे व्हीप और सचेतक, ठीक है। मेनली सदन के सदस्यों को जो है ना डिसिप्लिन रखना, उनको सदन में बुलाने के लिए मजबूर करना, किसी भी जिस भी टॉपिक है, मुद्दा चल रहा है, ठीक है ना, चाहे भ्रष्टाचार को, चाहे कोई भी बिल क्यों ना पारित कर रही हो सरकार, तो उसके बारे में उनको जागरूक रहना है, उसके पक्ष विपक्ष देखने हैं, संसद में बोलना है, अपना काम करना है, ठीक है। यही काम इनका होता है। तो ये आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे हम, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में हम संसद के सत्र क्या होते हैं, ठीक है ना, उनको कौन आउट करता है, कौन सत्र अवसान करता है, ठीक है ना, कैसे स्थगन होता है, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे हम संसद को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ब्रीफ में मैं एक्सप्लेनेशन करा रही हूँ आपको, एकदम बिल्कुल पूरी तरीके से डिटेल में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो आई है, तो इसीलिए धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी। अभी हमारा संसद का ही टॉपिक चला हुआ है, तो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। अच्छे से पढ़िए, अगर एक बार समझ नहीं आता तो दोबारा देखिए, ठीक है, अपनी बुक से भी पढ़िए, तो अपना टॉपिक कॉन्सेप्ट का, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है, या फिर कुछ कमी दिखती है वीडियो में तो बताओ मुझे कि अगर मैं अच्छे से समझा नहीं पा रही हूँ, या फिर तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, गुड लक, गुड स्टडी, थैंक यू सो मच।